नमस्कार। आज हम बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर की बात करना इसलिए ज़रूरी है कि उस पर भारत में खास तौर पर मुख्य धारा की मीडिया बात नहीं कर रही और सिर्फ खबरों तक सीमित रह गई है। देखिए, भारत में एक राज्य में कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली में धरना हो रहा है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। पहलवानों के उस प्रदर्शन में अब किसान और खाप पंचायतें भी शामिल हो गई हैं। लेकिन कोई भी मणिपुर की उस पूरी समस्या पर बात करने को तैयार नहीं है कि आखिर वहां हो क्या रहा है। 10 दिनों के संघर्ष में 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। जाहिर सी बात है कि सारे निर्दोष लोग होंगे। दूसरी तरफ 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं और 30,000 लोग अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। तो आखिर क्या परिस्थिति है ये? एक तरीके से देखा जाए तो गृह युद्ध की स्थिति ही है। तो मणिपुर की इस पूरी समस्या को 3 हिस्सों में बांटिए। एक, समस्या क्या है, आज के हालात क्या हैं और इसका निदान क्या है। आज के हालात ये हैं कि अब सेना ने और पैरामिलिट्री फोर्स ने उस पूरे मणिपुर को अपने कब्जे में लिया है और पूरे प्रशासन को अपने अधिकार में लेकर उस पर कार्रवाई कर रही है और अब हालात पिछले 48 घंटे में बेहतर हो रहे हैं। साथ ही साथ मणिपुर की अंदरूनी स्थिति को देखते हुए जो म्यांमार की सीमा है उधर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। ये हालात हैं। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम किसी भी तरीके से उपद्रवियों को ये हालात और बिगाड़ने की स्थिति में नहीं आने देंगे, यानी शिकंजा कसा जाएगा। ये तो आज के हालात हैं। समस्या क्या है और उसका निदान क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार है 2 बार से, दूसरी बार भी पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ सरकार आई है। 60 विधानसभा की सीटों में 40 जो तराई के इलाके हैं उसमें ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी काबिज है और 37 सीटें सिर्फ बीजेपी की हैं उन 60 में से। एनडीए की सीट 54 सीट है, 6 सीट सिर्फ विरोधियों के पास है, यानी 1 सीट जेडीयू के पास, 5 सीट कांग्रेस के पास, बाकी पूरी की पूरी विधानसभा बीजेपी के पास है। फिर ये हालात क्यों बन रहे हैं? भाई, जब ये डबल इंजन सरकार की बार बार बात होती है तो केंद्र में तो उन्हीं की सरकार है, लेकिन चुनाव के दौरान चाहे प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या रक्षा मंत्री हो, कोई भी जो चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक में घूम रहे हैं, किसी ने भी मणिपुर की बात नहीं की है। मणिपुर भी आपका राज्य है और उस पर बात करनी चाहिए। ठीक है, मणिपुर पर सत्ता के लोग बात नहीं कर रहे, विपक्षी दल भी बात नहीं कर रहे, वो भी ट्विटर और फेसबुक तक ही सीमित हैं। अपने चुनाव प्रचार में मणिपुर पर खुलकर बात करने के लिए बड़े नेता दूसरी पार्टियों के भी, कांग्रेस के भी नहीं आ रहे। तो समस्या ये है कि भारत में जब चुनाव होता है तो चुनाव वाले राज्य को सिर्फ केंद्रित करके उसी की बात की जाती है और वहाँ पर जिस बात से फ़ायदा हो सकता है उसी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मैं आज मणिपुर पर इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमारा उत्तर पूर्व का एक मजबूत राज्य, खूबसूरत राज्य है और उस राज्य को अगर किन्हीं वजहों से तबाह होने दिया जाए तो ये उचित नहीं है। सबसे पहले तो हम समझिए कि हालात कैसे बिगड़े हैं। 1949 में भारत में मणिपुर का विलय हुआ, 47 में हम आज़ाद हुए, 2 साल के बाद मणिपुर हमारा हिस्सा बना। अब वहाँ जो पूरी बनावट है, अगर पूरे मणिपुर की बनावट देखें तो इम्फाल जो उसकी राजधानी है और वो जो पूरा बीच का इलाका है वो इलाका तराई का इलाका है और उस तराई के इलाके में पूरी आबादी का अधिकतम जो हिस्सा है वो वहीं रहता है। इसलिए 40 सीट तराई के इलाके में आते हैं, 20 सीट पहाड़ी इलाके में आते हैं। 3 तरह के समुदाय हैं, एक मैतेई, एक नगा और एक कुकी। नगा और कुकी शेड्यूल ट्राइब है। मैतेई वहाँ सामान्य हिंदू समुदाय है और मैतेई समुदाय की मांग है कि उनको उनको एसटी का दर्जा दिया जाए, यानी शेड्यूल ट्राइब उनका दर्जा मिले। क्यों मिले? क्योंकि वहाँ पर 371C आर्टिकल के जो संवैधानिक जो प्रिविलेज हैं वहाँ पर उन समुदाय को मिला है, नगा और कुकी को। वो लोग पहाड़ी इलाकों से आकर के तराई के इलाकों में ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन मैतेई समुदाय के लोग उस इलाके में जाकर नहीं खरीद सकते। ये एक संवैधानिक अधिकार वहाँ
है, वो ट्राइबल इलाका है और ये ट्राइब की बात कर रहे हैं कि हमको भी ट्राइबल का दर्जा मिले। अब क्यों मिले दर्जा? उनका यह मानना है कि 1949 में जब हम भारत में जब विलय हुआ मणिपुर का, तब हम ट्राइबल थे, हमको ट्राइब का दर्जा था, तो अब हमको मिले। इसकी लड़ाई वो काफ़ी समय से लड़ रहे हैं। हालात क्यों बिगड़ रहे हैं? हालात इसलिए बिगड़ रहे हैं कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, उन्होंने कहा है कि ट्राइबल जो हैं वो दरअसल अब अवैध तरीके से लैंड पे कब्जा कर रहे हैं, उस पर अफीम की खेती कर रहे हैं और ये समस्या बढ़ रही है, इसलिए उनसे वो ज़मीन छुड़ाई जाए, अवैध कब्जे से ज़मीन छुड़ाई जाए। ट्राइबल के लोगों का कहना है कि हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, सैकड़ों साल से हमारे पास है, हम कैसे छोड़ दें। वहाँ से लड़ाई शुरू होती है और लड़ाई तब और गंभीर हो जाती है जब मणिपुर हाई कोर्ट बीच में सरकार को ये आदेश देता है कि आप एक ऐसी पॉलिसी लेके आइए कि इनको एसटी का दर्जा दिया जाए। ये एक गंभीर समस्या हो गई। इसी से विरोध शुरू हुआ और ये विरोध उग्र हो गया, परिस्थिति यहाँ तक पहुँच गई। ये तो पूरी समस्या है जो आपको हमने बताई, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? जो ये नगा और कुकी समुदाय है, जो ज़्यादातर ईसाई समुदाय है, और देखिए वो 20 सीटें हैं आज की तारीख में विधानसभा की। इन 20 सीटों में 9 सीट तो बीजेपी के पास है, 11 सीट एनडीए के पास है, यानी जो नगा पीपल्स फ्रंट है या जो दूसरी कुकी समुदाय का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो है, वो भी एनडीए का हिस्सा है। 1-2 निर्दलीय भी हैं, वो भी अब एनडीए का हिस्सा हैं। वहाँ पर कांग्रेस और दूसरी पार्टियाँ नहीं हैं, वो सारी की सारी सीटें एनडीए के पास है। वो जो 20 विधानसभा का इलाका है और जो नगा जो समुदाय है या कुकी समुदाय है, बहुलतः वो ईसाई समुदाय है, लेकिन वो सदियों से ईसाई नहीं है, दरअसल वो कन्वर्टेड ईसाई हैं। अब आप इस बात पर गौर करिएगा, लड़ाई वहाँ पर दिखाई जा रही है कि हिंदू समुदाय में और ट्राइबल समुदाय में, मतलब गैर ट्राइब और ट्राइब्स में है, और गैर ट्राइब्स ट्राइबल के अधिकार चाहते हैं और वो लड़ाई है। दरअसल वो लड़ाई नहीं है, लड़ाई ये है कि एक हिंदू समुदाय को एक कन्वर्टेड हिंदू समुदाय एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है उनके अधिकारों के साथ। आप समझ रहे हैं भाई, पिछले कुछ सालों में मिशनरीज ने क्या किया, ईसाई मिशनरीज ने भारत में क्या किया है। भारत में जितना भी कन्वर्जन हुआ है, अगर उसको आप गौर से देखें, चाहे वो झारखंड में हो, छत्तीसगढ़ में हो, कहीं भी जो कन्वर्जन हुआ है, मैक्सिमम वो आदिवासी समुदाय को उन्होंने ट्रैप किया है। उनको उनके लिए बरगलाना आसान रहा, उनको बताना आसान रहा कि भाई भगवान ने क्या रखा है, जीसस इस तरीके से एक्ट करते हैं। बहुत सारी कहानियाँ, उन कहानियों में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन वो कन्वर्जन है। वो जो ईसाई हैं, दरअसल अगर वो ट्राइब्स थे तो ट्राइब्स तो ईसाई क्या होंगे भारत में, वो भी तो वो कन्वर्टेड ईसाई हैं। और अब वो किसी भी कीमत पर जो दूसरे हिंदू हैं उनको वो अधिकार देने की कोशिश में जो भी अड़चन डाल सकते हैं वो डाल रहे हैं। यहाँ पर एक संवैधानिक पेच भी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 23 साल पहले जो संविधान की 5 सदस्यीय पीठ बैठी थी और उसने जो फैसला लिया कि किसी भी जाति को शेड्यूल्ड ट्राइब बनाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, ना वो राज्य के पास है, ना किसी अदालत के पास है। तो फिर मणिपुर हाई कोर्ट ने यह फैसला कैसे दिया, कि सरकार को कैसे कहा कि आप इसमें अब आइए। तो ये मामला बड़ा पेचीदा है, लेकिन इस पेचीदे मामले में चुप्पी सबसे खतरनाक है। भाई आप समझिए, आपके पास 60 सीट में से अगर 54 सीट एनडीए के पास है तो आपको तो चुप होना नहीं चाहिए। तो अब क्या होगा, इसका निदान क्या है? तो क्या गृह मंत्री अमित शाह, जिनका बयान आया है, जिन्होंने कहा है कि किसी भी समुदाय को डरने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ इंसाफ होगा। तो अब ये बात उठने लगी है कि क्या जैसे आर्टिकल 370 हटाया गया जम्मू कश्मीर से, तो क्या 371C हटाने की कवायद शुरू होगी? क्या जो मैतेई हिंदू समुदाय है उनको वो सारे अधिकार दिए जाएंगे? दरअसल हिंदुस्तान में कुछ मूल समस्याएं हैं। एक देश एक कानून
क्यों नहीं लागू हो सकता? समान नागरिक संहिता की बात बार बार क्यों नहीं होती? उसको लागू करने में समस्या क्या है? जो पेचीदगियां हैं, जो जिस डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, उस डाइवर्सिटी के साथ साथ इन सब पर भी तो ध्यान देना ज़रूरी है। अब आप देखिए, इस पूरी स्थिति में जो खास तौर पे जो मुख्य तौर पे बीरेन सिंह का जो आरोप है, जो सरकार कह रही है कि जंगलों पर अवैध कब्जे कर रहे हैं ये ट्राइबल्स और अफीम की खेती कर रहे हैं, और वो एक समस्या बड़ी हो रही है। ट्राइबल्स कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों की खेत ज़मीनें हैं, हम कैसे छोड़ दें? उनसे वो अवैध कब्जे इसलिए छुड़ाए जा रहे हैं कि वो अफीम की खेती कर रहे हैं। तो इस आड़ में क्या हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये 10% इलाका है जिसमें 60% मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। मैतेई समुदाय जो है उनकी भी आबादी 60% है, और रहते कहाँ हैं? वो मणिपुर के बीच वाले यानी इम्फाल वाले इलाके में, 10% इलाके में। बाकी सारे इलाके पे कब्जा नगा और कुकी समुदाय का। चूँकि पहाड़ी इलाका है तो जाहिर सी बात है कि तराई की तरह पहाड़ी इलाके में तो परिस्थितियाँ नहीं बनती हैं, वो थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। तो अब इनकी जो मांग है, अगर एक लिहाज से देखा जाए कि आबादी 60% और रह रहे हैं 10% इलाके में, तो इनको बाहर फैलने की जगह तो मिलनी चाहिए। निदान क्या है? निदान इनके अधिकारों की रक्षा तो होनी ही चाहिए, और साथ साथ अगर वो एसटी का दर्जा मांग रहे हैं तो एसटी का दर्जा तो सरकार को सोच समझकर देना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों के हक का हिस्सा किसी और को दिया जाए ये भी उचित नहीं है। तो इसलिए ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर बात करना ज़रूरी है। हालांकि अब हालात थोड़े से पहले से बेहतर हुए हैं, सेना के कमान संभालने के बाद स्थिति बेहतर हो रही है, कंट्रोल हुए हैं। जो 30,000 लोग अभी भी बेघर थे जो कहे जा रहे थे, उनमें से सरकार का दावा है कि 20,000 लोगों को उन घरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया हो गई है। 10-12 हज़ार और लोग कैंप्स में हैं जिनको वहां पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन निदान के लिए भारत की सरकार को थोड़ा सा जागरूक होना होगा, और मणिपुर जो जल रहा था उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। एक सुंदर सा राज्य छोटी सी गलती से इस तरीके से लड़ाई में आ जाए और निर्दोष लोगों की जान जाने लगे, तो ये किसी भी सूरत पर सही नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए आप समझिए कि देश में एक प्रक्रिया जिस पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, और वो है कन्वर्जन। ये लड़ाई नगा समुदाय, कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय का तो है, लेकिन पीछे जो लड़ाई है वो लड़ाई दरअसल हिंदुओं से कन्वर्ट होकर ईसाई बने समुदाय और मौजूदा हिंदू समुदाय के बीच है। ये उन्हीं के अधिकारों की लड़ाई है। इसलिए इस कन्वर्जन पर रोक लगना चाहिए, और कन्वर्ट हुए हिंदू अगर वहाँ पर मौजूदा हिंदुओं को सही अधिकार देने से रोक रहे हैं तो ये एक खतरनाक संकेत है। इसलिए कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जंगली इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में आदिवासियों को जो अधिकार मिलते हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। गौर से सोचिएगा, फिर मिलेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।